Hi, in this video we are going to start our first chapter of organic chemistry in class 11th. In class 11th, when you go through the book, then according to the new syllabus, after the chapter redox reactions, there are two chapters they were taken from the organic chemistry. तो पहला चैप्टर जो होता है ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक सिखाई जाती है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक। जनरली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कार्बन के उन जनरल कंपाउंड्स के बारे में। जब आप क्लास 10th में होते हैं तो वहाँ पर एक चैप्टर होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अंडरस्टैंड। वहाँ पर हम कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि वाई द कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन। ठीक। उसी जगह पर आप देखते हो अबाउट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन 2। एलोट्रॉप्स में हम देखते हैं कि कार्बन जो होता है इसके मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 एलोट्रॉप्स होते हैं। तो पहला हम मानते हैं कोल को, दूसरा हम मानते हैं ग्रेफाइट को, तीसरा आता है हमारा डायमंड और द लास्ट वन इज फ्लुब्रीन। ओके, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं और हम बताते हैं कि इन जितने भी एलोट्रॉप्स हैं इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दोज वर सेम बट दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। And also we also can say like their strength become different due to arrangement of the carbon atoms, that become different due to arrangement of carbon atoms in their structure. Normally in them all the most stable allotropes that is generally taken for the consideration of carbon, that is graphite. Graphite is taken as a standard form for the carbon. वो तुम जानते होगे जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो। ठीक। नाउ हम बात कर रहे हैं कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। इट इज़ द एटॉमिक सिंबल ऑफ द कार्बन। तो इफ वी टॉक अबाउट द कार्बन, तो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ये इसका क्या है, सिंबल है। इसी तरीके से अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक। इसी तरीके से इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। and that last thing that is left, that is atomic number. अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इट हैज़ द एटॉमिक नंबर 12। अब बात करते हैं हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की। अकॉर्डिंग टू द अहवाव रूल, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें, दैट इज़ अ कार्बन, atomic number 6, and the configuration will be 1s2, 2s2 and 2p2. That is what the ground state is. Here when you see, here it is s orbital and this is p orbital. Here is 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron.
ठीक, तो यहाँ तक इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितना है, कुल मिलाकर हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन ये इस स्टेज के अंदर बॉन्डिंग नहीं करता, ये क्या जाता है, ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में। उस स्टेट में क्या होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s से जंप कर जाता है किसके अंदर, 2p3 हो जाता है इलेक्ट्रॉन जंप कर कर। और यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ठीक, एंड दैट इज़ हैपन, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आप पाएंगे कि इट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे तुमने लास्ट ऑर्बिटल में देखा कि जब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p3 हो गया तो यहाँ पर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक ऑर्बिट के अंदर, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज प्रूव्स कि इफ़ इट हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन सारी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, एनर्जी बिकम्स ऑल्सो सेम। और इसी तरीके से जब ये ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन करती हैं किसका, sp3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का। और इस तरीके से जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। दैट इज़ व्हाट वी स्टडीड अप टू 10th। यहाँ पर टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि एक ये कार्बन जिससे भी बॉन्ड बनाएगा, ये रहा फ्रंट और ये रहा बैक। ठीक, तो जिससे ही बॉन्ड बनाएगा हर एक बॉन्ड के बीच की जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 0.5, या फिर यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 190 डिग्री 28 मिनट के बराबर होगा। अंडरस्टैंड, इस तरीके से ये बॉन्ड, इसका बॉन्ड एंगल निकल कर आता है जो कि एक दूसरे को रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए जनरेट हुआ है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट और ये प्रेजेंट करता है इन बैक। नाउ वी कम बैक टू द चैप्टर। अब जैसा कि हमने देखा कि एक कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में अगर हम इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम पाएंगे कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 2 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, ये किस में है, आउटर मोस्ट शेल। यहीं से एक जानकारी हमको मिलती है कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो होने चाहिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। टू एक्वायर मोर 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 हैं तो इसको 4 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो व्हाट इट विल डू, इट विल बॉन्ड विद some other atoms और मे बी पॉसिबल सिमिलर अपने ही तरह एटम्स के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। उसके लिए क्या करता है, ये सिंपल मेथड यूज़ करता है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। और वो एटम्स या तो कार्बन होंगे या फिर अदर एटम्स होंगे।
ठीक, उन अदर एटम्स को ही हम देखते हैं। जैसे हमने जब 10th में पढ़ा था कि कार्बन हैज़ वर्सेटाइल नेचर, और उसमें दो प्रॉपर्टीज़ जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, दैट वाज वन ऑफ कैटिनेशन। इन द कैटिनेशन इट हैज़ एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। The carbon can make a bond with each other and form a long chains। और ये इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ही जो रीज़न है कि कार्बन के बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इस एबिलिटी के अंदर इट कैन ऑल्सो फॉर्म द सेल्फ लिंकिंग और कैटिनेशन, और ऑल्सो इवन इट कैन फॉर्म द बॉन्ड्स विद सम अदर एटम्स टू। ठीक, और द टाइप ऑफ दोज बॉन्ड्स आर कोवलेंट। नाउ बिगिन विद दिस। To know these all the compounds, or to study the compounds of the carbon, chemist itself divided the study of carbon into two parts। और वो दो पार्ट्स थे, एक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा पार्ट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो 117 एलिमेंट्स हैं, इनके द्वारा जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए गए हैं या नॉन हैं, उसके नंबर ऑफ कंपाउंड स्टिल लेस देन है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन। तो जो 117 ने बनाए हैं उनसे कहीं ज़्यादा कंपाउंड बनाए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कार्बन में, या इसके इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स नॉन हैं सिर्फ एक कार्बन में। तो ये हमारा साउथ इंडियन मूवी का रजनीकांत है। ठीक, इट कैन डू एनीथिंग, अंडरस्टैंड। तो टू स्टडी ओनली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हम इनको स्टडी करते हैं इनटू द साइड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक सेपरेट ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही स्टडी किया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मच vital for sustaining the life that you can understand कि it includes, पहली चीज़ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में आता है जैसे DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ऑल्सो RNA, that we also can say that is a ribose nucleic acid, also the protein that makes our blood, muscles and so called skin. Why I'm calling it so called, you can understand. Also there are clothes, those were made up of carbon. We use the fuels, the hydrocarbon fuels. We also use the polymers like, there are many polymers like nylon and many other things, dyes and the medicines, and there are many more. First of all, in a very previous time, when the people come to know the importance of the carbon compounds, around in 1780, the chemist itself believe
that the compound or the organic compound only obtain from animals. And if we talk about the inorganic compound, they can obtain or prepared from the mineral resources. तो जनरली यहाँ पर मेरा गला थोड़ा ख़राब है। जनरली यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई थी कि देखो भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग से ही मिल सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं। यही क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल से हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे। और ये बिलीफ सिस्टम था उस टाइम के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेrzelius। बेrzelius ने इसी थ्योरी को पास करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं वाइटल थ्योरी। और इस थ्योरी के बेसिस पर वो बोलते थे कि जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो किसी ना किसी वाइटल थ्योरी के थ्रू ही होते हैं। यानी कि उनको पहले से लिविंग बीइंग जो हैं वही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी नए तरीके से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक, जैसे लिविंग बीइंग कैन बी फॉर्म ओनली फ्रॉम द लिविंग बीइंग, तो वो उसी वाली थ्योरी की बेसिस पर ही वाइटल थ्योरी भी थी। इसका भी मानना था कि देखो भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी इनको हम केमिकली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन पहला इसमें जो ब्रेक थ्रू आया वो आया 1828 में। जो एफ बोहलर थे, ये अपनी लैब में काम कर रहे थे और इन्होंने कुछ नोटिस किया। इन्होंने पाया कि इनके जो पास एक बॉक्स था जिसमें अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट था, उसमें उन्होंने एक वाइट कलर का मटेरियल देखा। जब इसको उन्होंने रिसर्च के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की और द प्रोसेस करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट करके लैब में यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये यूरिया वही है जो मैमल्स के यूरिन में होता है। ठीक, तो उन्होंने इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया और यहीं से हमारी शुरुआत होती है कि हमको पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कैन बी सिंथेसाइज। तो इट वाज द फर्स्ट डिस्कवरी जिसमें अमोनियम साइनेट को हीट करके कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें, यूरिया में। और यहाँ पर हमारे पास यूरिया बन के तैयार हो गया। ठीक, इसी के साथ फिर 1845 में कोलवे ने भी क्या किया, एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से फिर अगला आता है हमारा 1856। इसमें आते हैं हमारे वर्थलोट, और वर्थलोट ने क्या किया, मेथेन का प्रोडक्शन कर दिया। और फिर एक नंबर ऑफ सीरीज स्टार्ट हो गई, जिसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होने लगी। और नंबर ऑफ कंपाउंड्स के साथ ही एक नई युग का शुरुआत होती है, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी टाइम टू टाइम होती गई और एक बहुत बड़ा लेवल तक ये बात चली। आज
पूरी दुनिया में अगर हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पर मोर देन 5 मिलियंस के बराबर कंपाउंड्स नोन हैं, या हम कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टिल नोन। और इवन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज़ कि रोज़ाना लगभग मोर देन और अराउंड 350 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होती है, या ऐसे कंपाउंड्स जो सीरीज़ में ऐड होते रहते हैं। यहीं पे जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मैं पहले भी कार्बन कंपाउंड के बारे में बता चुका हूँ कि उनकी शेप कैसी होती है, लेकिन इसमें हम जो स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं किसी भी बॉन्डिंग में। ठीक, जैसे हम पीछे बात कर, तो यहाँ पर हमने देखा था ये कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बॉन्ड लेंथ को, एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी की जगह पर एक टर्म यूज़ करना चाहूँगा मैं, दैट इज़ स्ट्रेंथ। यानी कि एक तरीके से ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को बहुत बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। कार्बन जनरली 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। वो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जैसे sp3 जिसमें इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। ठीक, दूसरा होता है sp2 जिसमें इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और तीसरा होता है sp जिसमें इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर। हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। जब भी बात होगी यहाँ पर sp3 की या sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर जो एक ख़ास चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं p की और एक ऑर्बिटल है s की, वो सब आपस में मिलकर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी होने की वजह से क्या करती हैं, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेती हैं, ऑर्बिटल्स बना लेती हैं। और इन ऑर्बिटल्स को बनाने के बाद इन सब की शेप क्या होती है, एक जैसी होती है, लाइक दिस। दीज आर द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जनरली जब हम आगे बात करेंगे तो ये सी वाली जो ऑर्बिटल कहलाती है, जो बैक साइड है इसकी, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, और ये हिस्सा कहलाता है बॉन्डिंग। ओके, और इन दैट सिनेरियो अगर हम बात करें इसके बारे में तो कार्बन कुछ ऐसा दिखाई देता है। इट इज़ बॉन्डिंग, इट्स एंटी बॉन्डिंग, एंड नाउ it is bonding, it is anti-bonding, it is bonding, it is anti-bonding, and that is bonding, it is anti-bonding। ऑल राइट, इस तरीके से इसकी ऑर्बिटल्स आ जाती हैं। अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये सी वाली जो ऑर्बिटल है हमारी फ्रंट पे है, ठीक, तो फिर ये सी वाली ऑर्बिटल कहाँ चली जाएगी, हमारी बैक वाले एरिया में चली जाएगी, और ये दोनों रहेंगी हमारी प्लेन में। प्लेन मतलब स्क्रीन पर रहेंगी ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। ठीक, तो इन सब के अंदर क्या रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है,
तो मैं इसको दिखा देता हूँ। इट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म द बॉन्ड्स विद द अदर एंड फॉर्म ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूँ, द फर्स्ट मेंबर, तो वो दैट लुक्स लाइक समवॉट दिस। ये मैंने बना दी प्लेन में, ये बना दिया मैंने इन फ्रंट, और ये गया मेरा बैक वाला। तो ये रहा H, H, H और H। यहाँ पर एक कार्बन है, इस वजह से इसको बोलेंगे मेथेन। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। दैट्स मीन अगर हम इसको 100% मान लें तो इसमें 4 ऑर्बिटल है, तो 4 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 25 करेक्टर है s करेक्टर इन sp3 ऑर्बिटल और 75 करेक्टर है p करेक्टर। ठीक इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज sp2। sp2 के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसकी एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल्स थी, जैसे ये सबकी सब ऑर्बिटल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक s और 2 p ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसी वजह से इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगी। वही अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा 100 को डिवाइड करने पर 3 से कि इस हर एक ऑर्बिटल के अंदर 33% करेक्टर होता है, या 33.334% करेक्टर जो होता है वो होता है हमारा s करेक्टर, और 66.34% जो करेक्टर होता है वो होता है हमारा p करेक्टर। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये रहा कार्बन, ये सारी ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ एक प्लेन में, ठीक, जो कैसी हैं, ये रही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब जो हमारी नेक्स्ट ऑर्बिटल बची है जिसको हम बोलते हैं p ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो रहेगी ऊपर और नीचे। ठीक है, ये ऑर्बिटल हमारी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, दैट्स वाई ये हमको दिखेगी भी कैसी, जैसे कि एक नॉर्मल p ऑर्बिटल होती है। तो जनरली ये p ऑर्बिटल जो होती है इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर px सपोज। ठीक है, बाकी हमारी ये सी वाली ऑर्बिटल जो है ये भी p2 sp2 है, ये भी sp2 है, और ये सी वाली जो है ये भी क्या है, sp2 है। अंडरस्टैंड। अब इस तरीके से क्या होता है, इनका जो पहला कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देता है, दैट इज लेट्स से, and it is the orbitals that is hybridized, that is another hybridized orbital, it is and it is। ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ पर पहले ओवरलैप करेंगी, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये रही इसकी p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इसकी p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इसकी p है और ये इसकी p है। ठीक इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या करती हैं, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। डन। और यहाँ पर आ जाएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर हम जनरली देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। बाकी ये सा वाला जो बॉन्ड बन के आया है ये और ये क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। इसी पाई बॉन्ड की वजह से जो ये
बॉन्ड बने हैं हमारे यहाँ पर, इसी पाई बॉन्ड की वजह से आप पाओगे कि यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर और नीचे, यानी कि जो हमारा बीच वाला बॉन्ड आया है, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस बॉन्ड के ऊपर और नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस रहती है, ठीक है। और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसके बाद भी कई रीज़न या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। अब बात करते हैं हम अगले, दैट इज sp, बिकॉज वी हैव टॉक अबाउट द sp2, तो हम बात करेंगे अब sp हाइब्रिडाइजेशन की। इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन यू फाइंड कि यहाँ पर जो हमारी लास्ट ऑर्बिटल थी एक्साइटेड स्टेट की, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये दो ही ऑर्बिटल, यानी कि एक sp और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेती हैं, ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगी, इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं इनको प्लेन में बना दूं यूं, ठीक, तो अब इसके पास क्या बचती हैं, दो ऑर्बिटल्स बचती हैं। कौन सी वाली, एक तो बचेगी हमारी x, लेट्स से, लेट मी चेंज द कलर, एक तो हम मान लेते हैं कि वो हमारी ऑर्बिटल है px, और दूसरी मान लेते हैं हम कि हमारी ऑर्बिटल है इन द z डायरेक्शन, या फिर एक तरीके से मान लो y डायरेक्शन, वो आ जाएगी हमारी py, ठीक। तो ये थी हमारी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जो कि हमने मान रखा है ये z डायरेक्शन में है। ये सी वाली हमारी x डायरेक्शन आ जाएगी और ये हमारी आ जाएगी y डायरेक्शन। तो इस तरीके से अरेंज रहती हैं, ठीक। तो इनकी जो, अगर हम मेन एक्सिस को z मान के चलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगी। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी p है, तो यहाँ पर 50% x करेक्टर है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और 50% क्या है, p करेक्टर है इन द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। लेट्स से ये रहा मेरा कार्बन एटम, ये रही इसकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये रही इसकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये बन गई दोनों की एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही अगला कार्बन एटम ये रहा, ये रही इसकी हाइब्रिडाइज्ड और ये रही इसकी हाइब्रिडाइज, और ये बन गई इसकी एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम ये बनाते हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो कि px है, ये इसकी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि इसकी px है। तो ये आ गई हमारी एक px और ये आ गई हमारी दूसरी px, ठीक। अगली ऑर्बिटल बनाते हैं हम किसकी, इसकी बनाते हैं हम, ये रही हमारी इसकी py जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ऐसे ही एक ये रही हमारे पास इसकी py जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक एच आ गया, एक सिग्मा ये हो गया, और ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो दैट्स वाई ये भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक। और यहाँ पर बन रहा है हमारा पहला पाई बॉन्ड, किसके बीच, ब्लू एंड ब्लू, यानी कि सेम ऑर्बिटल मस्ट बी इन द सेम ओरिएंटेशन टू फॉर्म द बॉन्ड, ठीक। और अगला जो हम बैक साइड में जाकर बनाने वाले हैं, यानी कि वाई डायरेक्शन में बनाने वाले हैं, तो वाई से एक वाई ये और एक वाई से एक वाई ये, ठीक।
तो जिस ऑर्बिटल की जैसी ओरिएंटेशन होगी उसी ओरिएंटेशन में उन ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होती है, ओवरलैप होती है। यानी कि ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के क्या आ जाती है, पास में आ जाती है। ठीक, और ओवरलैप करने के बाद ये क्या करते हैं, हम बॉन्ड बना लेते हैं। अब जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, ठीक, जैसे अगर एक बॉन्ड बना, फिर दो बना, फिर तीन बन गया, हर बॉन्ड के साथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है। और जितनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है इतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ठीक, तो अगर तुमसे कोई पूछे, यहाँ से जनरल क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर इन sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन, ठीक, तो हमेशा याद रखना कि sp कार्बन हैज़ द लेसर बॉन्ड लेंथ देन sp2 कार्बन एंड देन sp3 कार्बन। ऑल्सो अगर कोई पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के केस में भी sp मोर देन sp2 और देन sp3। Then one question is also asked, that is the electronegativity order. Negativity order, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एस करेक्टर के। और जब एक्स करेक्टर की बात चली रही है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि जैसे ही हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में होता है, 50% होता है एसपी में, फिर 33% होता है sp2 में, और फिर 25% होता है sp3 में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होनी चाहिए, sp की होनी चाहिए। ठीक, इवन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको एसिडिक करेक्टर, जो sp वाले कंपाउंड होते हैं उसके एसिडिक करेक्टर में कंसिडर करते हैं, यानी कि उसके कंपाउंड एसिडिक करेक्टर दिखाएंगे। नाउ come up to the next topic, that is some characteristic features of pi bond. Some characteristic features of pi bond. Some characteristic feature of pi bond. तो पहली चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ हैपन ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग, यानी कि ये जो एक पी ऑर्बिटल है और ये जो दूसरी पी ऑर्बिटल है किसी भी कार्बन की, और जो दूसरा कार्बन होगा उसकी पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, यानी कि ये पैरेलली ओवरलैप करती हैं। इस तरह की जो पैरेलल कोई चीज़ हो तो उनके आपस में ओवरलैप करने से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं पैरेलली ओवरलैप करना। ठीक है, जिसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द ओरिएंटेशन। तो इनकी ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब जब कोई कार्बन में पहले से सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक, तो ये कार्बन जो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जब इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये रोटेशन जो होता है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट कि ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन रोटेशन अबाउट द सी डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड में ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। एंड द सेकेंड पॉइंट दैट इज़ हियर कि जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। कार्बन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के अंदर, वही जब ओवरलैपिंग होगी तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अबव द बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और बिलो द सिंगल बॉन्ड। ठीक,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पोजीशन क्या है, एकदम क्लाउड्स की फॉर्म में अवेलेबल ऑन द बॉन्ड और बिलो द बॉन्ड, above the bond and also below the bond. That is also make it electron rich. Also make it electron rich and also provide a reactivity center. Reactivity center. पॉइंट नंबर थर्ड कि जो पाई बॉन्ड होता है वो ना रिएक्टिव होता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली अवेलेबल. Easily available. That's why that becomes more more present for the attacking of the reagent. That is also one of important point over here. Understand? So with this I finish my video here, and in the next video we discuss more about this. God bless you. Have a nice day.